आज हम बात करेंगे दी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल के बारे में। दी कैंटरबरी टेल पे वैसे ओवरव्यू मैं बना चुकी हूँ, लेकिन उसका प्रोलॉग आज हम पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि असल में जो प्रोलॉग वर्ड है ये इसका मीनिंग क्या है। जो दी वर्ड प्रोलॉग है ना, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। प्रो जो है ना, इसका मतलब होता है बिफोर, और लोगोस का मतलब होता है यानी स्पीच या कोई वर्ड या कोई भी वर्क, यानी कि कोई जो मेन स्पीच है ना उससे पहले जो भी बात होगी, जो इंट्रोडक्शन होगा वो प्रोलॉग होगा। जैसे कि मैं अगर कोई लिटरेरी वर्क लिखती हूँ, कोई पोएम, प्ले या नोवेल लिखती हूँ, तो उससे पहले मैं उसका अगर एक इंट्रोडक्शन दूंगी ना तो उसे मैं प्रोलॉग कहूँगी। जैसे कि पोइट्री के अंदर एक जो प्रोलॉग होता है वो उस कहानी के बारे में उसका बैकग्राउंड बताता है, सेटिंग बताता है और उस पोइट्री का पर्पस भी बताता है, और इसके साथ साथ कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करता है। अगर मैं कहूँ तो ये रीडर को प्रिपेयर कर रहा है कि जो मेन टेक्स्ट में है क्या उसे पता चल जाएगा। एक इंट्रोडक्शन सा, यानी कि कोई वर्क पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड, उसकी सेटिंग, पर्पस और कैरेक्टर के बारे में जान लेने को प्रोलॉग कहेंगे, जो कि राइटर खुद देता है। अब हम देखेंगे दी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल। तो जो ये बुक है ना, ये जोफ्री चौसर ने लेट 14th सेंचुरी में लिखी है, और इसने अपने प्रोलॉग में दी कैंटरबरी टेल का इंट्रोडक्शन दिया है। तो अब हम देखते हैं कि शुरू में जब ये बुक शुरू होती है तो राइटर हमें बताता है कि अप्रैल का मंथ है, और साथ वो जो अपना जर्नल प्रोलॉग को ओपन करते ही हमें बताता है कि जो स्प्रिंग है वो आ रहा है। इन लाइनों में ना, ये जो फर्स्ट 11 लाइन्स होंगी, इन लाइनों में ना ये डिस्क्राइब करेगा अप्रैल की रेन के बारे में, ठीक है, फ्लावर्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, यानी ये नेचर को शो करेगा। पोइट कहता है कि जो अप्रैल की स्वीट रेन है ना उसने मार्च की ड्राइनेस को ख़त्म कर दिया है, और जो बारिश का पानी है ना उसने प्लांट्स की हर ब्रांच और रूट्स को नरिश कर दिया है। एंड दिस रेन्स बोर्न मैनी फ्लावर्स। इसके साथ साथ वो कहता है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो वेस्ट से आना शुरू हो गई हैं, और जितनी भी फील्ड्स हैं, ग्राउंड्स हैं, वो फ्लावर और प्लांट से कवर हो गई हैं, डेकोरेटेड हो गई हैं। एंड द सन आल्सो कम्प्लीटेड हिज हाफ जर्नी इन द रैम। जो सन है वो बहुत फ्रेश नज़र आ रहा है। एंड ऑल द बर्ड्स सैंग इन स्वीट वॉइसेस। सब जो परिंदे हैं वो अपनी स्वीट सी वॉइस में गाने गा रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि जितने भी बर्ड्स हैं ना वो अपनी आंखें खोल के सो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग है वो आ गया है, और उससे पहले क्या था? विंटर, कोल्ड था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो परिंदे थे वो मर गए थे। अब वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि स्प्रिंग आए और वो उसको इंजॉय करें। सो दे आर वेटिंग फॉर स्प्रिंग विद देयर ओपन आइज़। अब इन 11 लाइनों में ना इसने नेचर को दिखाया है और अप्रैल की ब्यूटी को दिखाया है, लेकिन जो 12वीं लाइन आ जाएगी ना, 12th लाइन, इसके अंदर ना ये देन का वर्ड यूज़ करेगा, एंड विच मीन ही वॉन्ट टू स्टार्ट द स्टोरी। ये कहता है कि उसके बाद हम जो विलेजर्स थे, हम लोगों ने पिलग्रिमेज का डिसाइड किया। तो इन्होंने ना देखना शुरू कर दिया जितनी भी मेन प्लेसेस इनके एरियाज़ में आ रही थी ना उनको। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये सेंट थॉमस बकेट की श्राइन पे जाएंगे, जो कि कैंटरबरी में है। अब इस वक्त ना ये लंदन में है। अब इन्होंने अपना सफ़र शुरू करना है कैंटरबरी तक। अब इन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ना ये ना थक जाते हैं, तो ये ना स्टे करने का ना सोचते हैं। जो नरेटर है और जो दूसरे पिलग्रिम्स हैं वो ड्रिंक करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी जर्नी शुरू करनी है और हम ऐसे से करेंगे। अब जो नरेटर है यानी जो पोइट है वो कहता है कि हम लोग ना 29 पीपल थे, और हम लोगों ने ना अपनी जर्नी शुरू की, और अब हम सब के दरमियान ना एक बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप सा बन गया। तो हम एक बड़े सारे कमरे में बैठे हुए थे। जैसे ही सन सेट हुआ तो हमने कहा कि सुबह हम लोग जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि एक सफ़र इतना बोरिंग हो जाए अगर वो सिंपल ऐसे ही गुजार दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है और टाइम भी है, तो हम लोग ना एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे, यानी एक बंदा 2 कहानी सुनाएगा, एक जाते हुए और एक वापस आते हुए। अब इस प्लान पे पूरा अमल तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ भी। इन स्टोरीज़ को हम कैरेक्टर्स के साथ साथ पढ़ेंगे भी। राइटर ना ये स्टार्ट करते हुए भी कहता है कि मैं इन लोगों के स्टेटस के बारे में भी आपको बताऊंगा, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ दे वर वेयरिंग, किस तरह का लिबास उन्होंने पहना हुआ था। और फिर कहता है कि सबसे पहले मैं आपको नाइट का बताऊंगा, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उसे पढ़ेंगे भी। अब मैंने इससे पहले कहा था कि वो लोग एक बहुत बड़े रूम में बैठे हुए थे, तो वो एक इन थी,
उसका नाम था तैबड़ इन। अब उस दौर में ना इन होती थी जैसे कि हम लोग आजकल पब कह देते हैं या बार टाइप कह देते हैं, यानी कि ना ट्रैवलर्स के लिए है, जैसे कि एक ऐसा घर है जो आपको रहने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ आपको फूड भी दिया जा रहा है, ड्रिंक भी दिया जा रहा है, काइंड ऑफ होटल की तरह। अब राइटर ये भी बताता है कि जो हर एक पिलग्रिम्स है ना, हर एक बंदा है वो डिफरेंट क्लास से बिलोंग करता है, डिफरेंट क्लास मिडिवल एज की, यानी कि जो मिडिल एज चल रही थी उस दौर की डिफरेंट क्लास से बिलोंग करता है। राइटर का मेन मकसद ही ये है कि वो अपने वर्क के ज़रिए जो मिडिल एज के लोग थे उनकी ज़िंदगियों के बारे में बताए, उनकी मोरालिटी के बारे में बताए। राइटर ने इनकी डिटेल पोर्ट्रेट हमें दिया है, उनकी अपीयरेंस भी बताई है, उनकी हैबिट्स भी बताई हैं, वो उनकी क्या जॉब्स थी, उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, यानी उनकी अच्छाई और बुराई दोनों हमारे सामने पेश की है। अगर मैं कहूँ कि चौसर गिव्स अस अ मिरर ऑफ द एज तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। और इसी प्रोलॉग के अंदर ना वो हर एक कैरेक्टर के बारे में बताएगा। इसका मकसद यही होगा कि जो 14th सेंचुरी के जो लोग थे ना उनको शो करना, उनको रिप्रेजेंट करना, दिखाना कि उस दौर में जो चर्च था वो कितना करप्ट था, चर्च के लोग थे वो कितने करप्ट थे। इसके साथ साथ जो आइडियल कैरेक्टर्स थे जैसे नाइट, पार्सन, उनको भी दिखाना। हर सोसाइटी में अच्छे और बुरे लोग दोनों ही होते हैं, तो उसने दोनों ही दिखाए हैं, बस ज़्यादा बुरे लोग थे तब तो उनको भी दिखाया है। इसके साथ साथ ना इसने सीरियस और कॉमिक में बहुत अच्छा बैलेंस किया है। तो हमने जो प्रोलॉग था ना कैंटरबरी टेल का वो तो हम लोग अब पढ़ेंगे, साथ साथ एक एक कैरेक्टर को डीपली डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जो स्टार्टिंग लाइंस थी उनकी ट्रांसलेशन भी थी एक काइंड ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट को डिटेल में पढ़ेंगे।